हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था कि एसिड्स को हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। हमने जो डिविजन्स देखे उसमें हमने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस हम देखें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। ठीक है, लास्ट जो हमने कैटेगरी डिवाइड की है वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप एसिड है, एसिड का H+ जो है वो रिप्लेसिएबल है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी समझा था और सेकंड लेक्चर में भी समझा था। ठीक है, तो होगा क्या, वाटर में जाने के बाद वो क्या करेगा, डिसोसिएट होगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हाइड्रोनियम आयन बना कैसे। हम मानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, बट अगर उस पर हम एक H ऐड कर देंगे तो क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा? और अगर वो अनस्टेबल हो गया तो दोबारा से वो अपनी स्टेबिलिटी को कैसे गेन करेगा? तो हम ये चीज़ सबसे पहले आज इस लेक्चर में समझेंगे। थोड़ा सा मैं बॉन्डिंग का पार्ट बताऊंगी कि किस तरीके से ऑक्सीजन बॉन्ड्स बनाने के साथ साथ अपने आप को स्टेबल करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोनियम आयन की, उसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी हमने 4 कैटेगरीज में एसिड्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले सभी हेडिंग डालेंगे हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन, या फिर इस तरीके से लिखें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन जो है इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं हमेशा H3O+। अब ये पॉजिटिव साइन जो है ये क्यों आया, किस वजह से आया, ऐसा क्या हुआ और किस तरह से इन्होंने बॉन्डिंग की? तो सबसे पहले नॉर्मल हम देखते हैं। जनरल केमिस्ट्री सभी बच्चों ने पहले पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट चैप्टर जनरल केमिस्ट्री है तुम्हारा, तो तुमने इतना तो पता ही होगा कि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है? 8 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब हम ये बोलते हैं लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी बच्चे वैसे भी जानते होंगे यूजुअली। ठीक है, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? ऑक्सीजन एटम के पास है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑक्सीजन एटम है हमारा। ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 एंड 6। सभी बच्चे जानते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 1। कितना है? 1 है। इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी जाहिर सी बात है 1 ही हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा बॉन्डिंग में और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा बॉन्डिंग में। आई बात समझ में? अब तुम फर्दर स्टडीज में इसके बारे में पढ़ोगे। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से बॉन्डिंग होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, अगर एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना, तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं इसका मतलब वो एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? एक सिंगल बॉन्ड, जिसको हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको क्या बोल देंगे हम? सिंगल बॉन्ड। आई बात समझ में? अब हमने इस तरह से स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये बनेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन,
अब मैंने सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन का था। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मैंने क्या पुट किया, एक सिंगल बॉन्ड। आई बात समझ में? तो 2 हमारे पास क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, मतलब हमारे पास 2 बॉन्ड्स हो गए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 1 2 3 4। क्लियरली दिख रहा है आपको? देखिए फर्स्ट डायग्राम में हमने ड्रॉ किया था 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग में शेयर कर दिया, इधर हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग में शेयर कर दिया, यहाँ पर बना क्या, 2 बॉन्ड्स। ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको हम एज इट इज ऑक्सीजन के ऊपर लिख देंगे। अब क्या होगा, जब एसिड अपना H+ रिलीज करेगा, मान लीजिए कि मैंने लिया HCl। कल हमने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा था कि जब किसी भी एसिड का आयोनाइजेशन होता है तो वो एक पॉजिटिव आयन बनाता है और एक नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो हम अगर इस तरीके से इसको देखें तो ये क्या बना लेगा, एक बनाएगा ये H पॉजिटिव और दूसरा बनाएगा ये Cl-। अब हमने ये देखा कि हाइड्रोनियम आयन बनने के लिए ये H+ इससे जाकर अटैच हो जाना चाहिए। अब कैसे होगा, क्या होगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो क्या बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि हमने ये चीज देखी फर्स्टली कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बट नाउ इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो बन गया कैटायन। अब इसके पास तो डेफिशिएंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं रहा, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, देखो जो H+ है वो इस पर आके क्या करेगा, अटैक करेगा। H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो है भोला भाला, भोला भाला मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली उसको दे देगा इन द सेंस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर कर देगा। अब हमने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के थे, एक ऑक्सीजन का था एक हाइड्रोजन का था, तो हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। अब क्या होगा, जब एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो वो बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर एक सिंगल एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम इसमें देखेंगे कि जब H+ ने इस पर अटैक किया तो अटैक करने के बाद क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स H+ ले जाएगा और क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर कौन आ गया, एसिड का H हो गया। अब क्या हुआ, बेचारा गरीब हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या होगा इसका, ये पॉजिटिव साइन मतलब कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो एज इट इज रहेंगे और बाहर इसके पास किसका साइन लग जाएगा, पॉजिटिव। आई बच्चों बात समझ में? तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिखेंगे H कितने हैं, 3, तो हम क्या लिख देंगे 3। ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो हम लिख देंगे ऑक्सीजन और किसका साइन लगा देंगे, पॉजिटिव। तो H3O+ को हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। आई बात समझ में? ठीक है, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड कब बन रहा है बच्चों, जब ऑक्सीजन खुद भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन खुद भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, एसिड आ गया, एसिड ने अपना H+ रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, गरीब है बेचारा, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से ही लेगा। ऑक्सीजन से लेने के बाद इसने क्या किया, एक डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जिसे बोलते हैं हम यूजुअल लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बच्चों नोट डाउन करें अच्छे से, ये आगे जाके आपकी फर्दर क्लासेस में बहुत काम आने वाला है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? डेटिव बॉन्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ऑक्सीजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लिया, इधर भी सिंगल बॉन्ड बना लिया, बट हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में आया था, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ले गया, बन गया क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, और इसके पास क्या रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री, तो क्या बन गया हमारा? हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरीके से आप बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है अगर कोई भी मॉलिक्यूल एसिड का वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो वो क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा बच्चों? वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में और बचेगा क्या? एक एनायन। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी किस तरीके से कोई भी एसिड अपने H+ आयन को रिलीज करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें क्या होगा? हम 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं। जो एसिड, हमने बहुत सारे एसिड्स पढ़े हैं अभी तक, फर्स्ट लेक्चर में पढ़े, सेकंड लेक्चर में पढ़े, स्ट्रॉन्ग पढ़े, वीक पढ़े, बहुत सारे एसिड्स हमने पढ़े हैं। लेकिन तुमने ये चीज़ देखी होगी कि कई एसिड्स में तो सिर्फ एक ही H आ रहा है, कई एसिड्स में 2, कई में 3, कई में 4। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जितनी एसिड्स की कैपेसिटी है H+ आयन को रिप्लेस करने की, उतने ही क्या होंगे? हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब होगा क्या? H+ जैसे डोनेट हुआ, अगर मान लीजिए एक ही H+ डोनेट हुआ तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जानी चाहिए? 1। इसका मतलब वो कैसा हो गया? मोनो बेसिक। अगर 2 H+ का डोनेशन हुआ तो क्या बेसिसिटी हो जानी चाहिए? 2। इसका मतलब वो कैसा एसिड हो गया? डाई बेसिक। थर्ड नंबर पे आता है ड्राई बेसिक, मींस बेसिसिटी क्या है? 1। ठीक है, तो इसी तरीके से है टेट्रा बेसिक, उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 4। इसका मतलब कितने H+ रिप्लेस करेगा? 4। तो देखेंगे हम फर्दर। हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज बेसिसिटी। 4th कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं आगे और पढ़ते हैं बेसिसिटी के बारे में कि बेसिसिटी क्या है। एक चीज़ इसमें यह है कि अगर बच्चों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लास्ट हमारा एसिड्स का टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। सबसे पहले हम समझेंगे बेसिसिटी होती क्या है, क्या होती है बेसिसिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? लिखिए, it is defined as the number of H3O positive hydronium ion produced on complete dissociation it is defined as number of hydronium ion produced on complete dissociation of a molecule of an acid when dissolved in an aqueous का मतलब क्या है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ वाटर, aqueous सॉल्यूशन। ये होती है हमारी बेसिसिटी की डेफिनेशन। अब चलते हैं हम, सबसे पहली जो कैटेगरी हमने डिवाइड की है मैंने क्या बताई थी? मोनो बेसिक। मोनो बेसिक का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक H+ आयन का डोनेशन करें। ठीक है, तो मोनो बेसिक की डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले मोनो बेसिक एसिड मोनो बेसिक एसिड क्या होगा? व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन
acid on complete ionization gives only 1 H plus ion. तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मल छोटी सी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज when one molecule of an acid on complete dissociation produces one hydronium ion H3O पॉजिटिव. आई बात समझ में? ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप. अब इसमें अगर आपसे बेसिसिटी पूछ ली जाए, कोई मोनोबेसिक एसिड बोल दिया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक एसिड, कैसे पहचानोगे? तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा एसिड सिर्फ एक H प्लस आयन का डोनेशन करेगा. ठीक है. तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1 होगी बच्चों. अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल जो सब बच्चों को यूजुअली याद ही होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही लेने हैं या फिर वीक ही लेने हैं. वीक एसिड्स भी ज़रूरी, मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है. CH3COOH है, ठीक है. एसिटिक एसिड ज़रूरी है क्या वो 4 अपने H प्लस को डोनेशन करे ही सही, वो एक ही H देगा. ठीक है. उस दिन मैंने अच्छे से तुम्हें समझाया था कि बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, थर्ड HCOOH फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड. ठीक है. पर क्लोरिक एसिड. उसके बाद आता है HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड. ठीक है. ये एक HClO4 जो है पर क्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है. तो इसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं साइड में कहीं पर भी कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. आई बात समझ में? अब मन में ये सवाल आता है कि होगा कैसे डिसोसिएशन. हमने कल पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो चलो H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा. अब इसमें कैसे डिसोसिएशन होगा, किस तरीके से हाइड्रोनियम आयन और आयन का फॉर्मेशन होगा, तो इसका हम देखेंगे. जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं बच्चों, उनका होता है सिंगल स्टेप डिसोसिएशन. सिंगल स्टेप डिसोसिएशन का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ही स्टेप में अपने जितने भी हाइड्रोनियम आयन होते हैं उनको डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो हम ये चीज़ देखेंगे छोटे से एक रिएक्शन के थ्रू. तो देखते हैं हम. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सिंगल स्टेप डिसोसिएशन. तो सिंगल स्टेप डिसोसिएशन में क्या देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया HCl, ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया बच्चों. अब हम देखेंगे क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और क्या रिलीज कर देगा, क्लोराइड आयन. तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में जब डिसॉल्व किया तो इसने बनाया क्या, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन. ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था और तुम्हें बताया था कि किस तरीके से डिसोसिएशन होता है और किस तरीके से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैरी होता है. ठीक है. उसके बाद हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें,
जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, ठीक है। अब ये क्या है, एसिटिक एसिड, अगर इसको तुम वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो क्या होगा बताओ, ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि H यहाँ से टूटेगा ना कि यहाँ से, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, तो CH3COO माइनस। अब एसिटिक एसिड से बनने वाला आयन क्या कहलाएगा, एसीटेट, एसीटेट आयन। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थर्ड HCOOH कौन सा एसिड है, चींटियों में पाए जाने वाला, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, एंड्स में और बीज की स्टिंग्स में जो पाए जाने वाला एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। मिथेनोइक एसिड प्यार के नाम से बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या बना लेगा, H3O प्लस पॉजिटिव प्लस HCOO माइनस। तो फॉर्मिक एसिड को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने किसका फॉर्मेशन किया, हाइड्रोनियम आयन, और किसका फॉर्मेशन किया, फॉर्मिक एसिड से बनने वाला जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्मेट आयन। आई बात समझ में? तो सिंगल स्टेप डिसोसिएशन के थ्रू हमने ये चीज सीखी कि मोनोबेसिक एसिड जो होते हैं उनकी एसिडिटी बेसिसिटी क्या होती है, 1 होती है, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर करके भी देखे कि किस तरीके से वो सिंगल स्टेप में ही हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक दूसरे आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू डायबेसिक एसिड। तो डायबेसिक एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when one molecule of an acid on complete dissociation produces 1 hydronium ion या 2 hydronium ion, कितने हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा ये बताओ। तो अगर अपन बात करें इसकी डायबेसिक एसिड की तो इसमें सिर्फ इतने से चेंजेस होंगे कि when one molecule of an acid on complete dissociation produces 2 hydronium ion, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डायबेसिक एसिड। अब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। अब इसके फर्दर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो सबसे अच्छा और सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को सभी को पता होगा, कौन सा यूज़ करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखेंगे डायबेसिक एसिड के, लिखें फर्स्ट H2SO4 कौन सा एसिड होता है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट H2SO3 कौन सा एसिड होगा, ये सल्फ्यूरस एसिड। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें तो लिखेंगे H2CO3 कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड। इसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ बताया था, कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देख लो तुम कार्बोनिक एसिड पी जाते हो, COOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। कल बताया था मैंने किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टोमेटो, ठीक है। तो हम इसका अब डबल स्टेप आयनाइजेशन देखेंगे। भाई सिंगल स्टेप किसके लिए हुआ, जो 1 H प्लस देगा, डबल स्टेप किसके लिए होगा, जो 2 H प्लस देगा। तो हम इसका डबल स्टेप आयनाइजेशन देख लेते हैं। अब डबल स्टेप आयनाइजेशन में क्या होगा भाई बताओ, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। टूटना किस में चाहिए था, 1 H प्लस और SO4-2 सल्फेट आयन में। देखते हैं इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर में जाएगा, वाटर में डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन किस तरीके से शो करेगा, पहले स्टेप में हमने क्या बोला था, वहाँ पर एक ही H था तो फर्स्ट स्टेप में ही वो पूरा डिसोसिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 स्टेप लगेंगे नहीं लगेंगे।
तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 1। इसमें बताओ कैसे टूटेगा ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और क्या बन जाएगा इसके पास कितने H थे 2, दिया कितना 1, तो बचा कितना 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा HSO4 माइनस। आई बात समझ में। अब ये HSO4 माइनस दोबारा से वाटर में जाके डिसोसिएशन शो करेगा, और डिसोसिएशन शो करने के बाद क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोनियम आयन और एक सल्फेट आयन। तो हम ये देखेंगे कि ये HSO4 माइनस जो है ये वाटर में चला जाएगा और डिसोसिएट होने के बाद क्या बना लेगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक प्रोटॉन को हमने डोनेट किया था, एक H गायब हुआ, तो कितना चार्ज आया, सिंगल माइनस। लेकिन अब यहाँ पर दोनों ही गायब हो गए, तो कितना चार्ज आ जाएगा -2। तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा -2, और इसका नाम क्या बोल देंगे हम, सल्फेट आयन। आई बात समझ में। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये सीखा कि मोनोबेसिक एसिड जो होते हैं उनकी बेसिसिटी 1 होती है और वो सिंगल स्टेप आयोनाइजेशन शो करेंगे, और जो डायबेसिक होते हैं उनकी बेसिसिटी 2 होती है, वो डबल स्टेप आयोनाइजेशन शो करेंगे। अब आते हैं हम ट्राइबेसिक एसिड्स पे। तो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ट्राइबेसिक एसिड्स। ट्राइबेसिक एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब देखो बच्चों लास्ट हमने देखा डायबेसिक, तो डायबेसिक में कितने हाइड्रोनियम आयन बने, 2 बने ना, एक तो ये बना और एक ये बना, हो गए 2। अब यहाँ पर ट्राई है तो ट्राई का मतलब क्या होता है 3, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे डेफिनेशन में, when one molecule of an acid on complete ionization produces what 3 हाइड्रोनियम आयंस, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्राइबेसिक के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसका, बहुत ही फेमस एसिड H3PO4, इसको फॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी बुलाते हैं हम, फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि बच्चों के मन में ये रहता है यार 3 है तो 3 जो H है वो कहाँ पर अटैच्ड होंगे, उन्हें पता ही नहीं लगता कि 3H कहाँ पर अटैच्ड है, फॉस्फोरस अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है। तो हम एक नॉर्मल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन या फिर उसके मॉलिकुलर फॉर्मूले का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे। ठीक है, तो H3PO4 का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ठीक है, ये बॉन्डिंग वगैरह आप 10th क्लास में पढ़ेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। नॉर्मल आपको सिर्फ अभी इतना समझना है कि ये किस तरीके से अपने तीनों H को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया O, यहाँ पर भी H, और ये हो गया O, यहाँ पर भी H। तो आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर H कितने हो गए बच्चों 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और फॉस्फोरस कितना है 1। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं बोरिक एसिड, बहुत कॉमन एग्जांपल है बोरिक एसिड, यूजुअली आपके घर वर में भी रखा होता है, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है, हमारे डेली लाइफ में भी बोरिक एसिड बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल लेते हैं बोरिक एसिड। H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि कहीं भी कंफ्यूजन डेवलप ही ना हो। ठीक है, तो बोरोन को रखेंगे हम बीच में, यहाँ पे रखेंगे OH, ये OH, और यहाँ पर भी रखेंगे क्या OH। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर लर्न ना भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ एसिड्स के नाम लर्न कर लें वो भी बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन एसिड्स के नाम तो कर ही लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें, हमने देखा डबल स्टेप आयोनाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल स्टेप आयोनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ट्राइबेसिक एसिड्स के लिए क्या होगा, ट्रिपल स्टेप आयोनाइजेशन। अब ट्रिपल स्टेप आयोनाइजेशन कैसे होगा बच्चों, देखो इसके पास कितने रिप्लेसेबल H है 3 है, तो कैसे रिप्लेस करेगा, सबसे पहला स्टेप देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम उठा लेते हैं एग्जाम्पल इसी का ही, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का।
हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली करेंगे फॉर्मूला के थ्रू तो हो सकता है हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ईजिली और कन्वीनियंटली ये समझ में आ जाता है कि कितने वो H प्लस अपने डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये P डबल बॉन्ड O, OH, 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 अब क्या होगा, पानी में डाल दो, डाल दिया, क्या होगा, यहाँ से एक H टूट जाएगा, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है माइनस चार्ज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देकर जाएगा, ठीक है। और बनेगा क्या हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, ट्रिपल स्टेप आयनाइजेशन में स्टेप नंबर 1 हमने देखा, सिर्फ एक H गया, बाकी 2 H अभी भी बाकी हैं। तो स्टेप नंबर 2 देखते हैं हम किस तरीके से बनेगा। तो स्टेप 2 क्या होगा, आप एज इट इज इसको ड्रॉ कर दो। तो ये जो P है डबल बॉन्ड O, OH, OH, और यहाँ पर ये बेचारा अकेला रह गया तो इसको माइनस दे देते हैं, ठीक है। P डबल बॉन्ड O, अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर तो ये अकेला था ही सही, इसको अच्छा नहीं लग रहा था ये अकेला था तो इसने इसको भी अकेला कर दिया, यहाँ से ये भी गायब, तो क्या आ जाएगा O माइनस, और क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो ट्रिपल स्टेप है, इसका मतलब कितने निकलने चाहिए H, 3, तो अभी 2 तो हमें मिल गए। अब थर्ड का देख लेते हैं, दोबारा से इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, P डबल बॉन्ड O, OH, वाटर, ठीक है। अब क्या मैं बार बार वाटर डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है, जो वाटर जिसके अंदर तुमने एसिड को डाला है वो क्या होगा, धीरे धीरे अपने स्टेप वाइज डिसोसिएशन शो करेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार वाटर को ऐड कर रही हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब क्या होगा, ये दोनों तो हो गए अकेले, अब ये भी अकेला हो जाएगा, तो यहाँ से भी H गायब होने के बाद ये कैसा हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O माइनस 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 प्लस H3O पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमें कैसे 3, 1, 2 और 3 हाइड्रोनियम आयंस ऑब्टेन किए हमने, तो ये ट्राई बेसिक का डिसोसिएशन हुआ। इसी तरीके से टेट्रा बेसिक का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टेट्रा बेसिक एसिड के बारे में। तो आपको अच्छे और इजीली तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से डिसोसिएशन शो होता है, और शो होने के बाद हम ये देखते हैं कि H गायब होते जा रहे हैं और माइनस चार्ज डेवलप होता जा रहा है। इसी तरीके से वो आयन में टूटेगा और जितने उसके पास H है, ठीक है, वो उनको डोनेट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्रा बेसिक एसिड। लास्ट टेट्रा बेसिक एसिड, टेट्रा बेसिक एसिड। अब इसका की डेफिनेशन अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेट्रा बेसिक एसिड की डेफिनेशन हम लिखते हैं, व्हेन वन मॉलिक्यूल of an acid on complete dissociation, complete ionization, produces 4 H3O plus hydronium ion when dissolved in an aqueous सॉल्यूशन। एक्वस का मीनिंग मैंने बता दिया था पहले भी, एक्वस मीन्स वाटर। अगर वाटर के अंदर कोई भी चीज़ आप डिसॉल्व कर रहे हो तो वो एक्वस टर्म उसके लिए हम यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या होगी इसकी बेसिसिटी? बेसिसिटी हो जाएगी इसकी क्या? 4। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स में टेट्राबेसिक एसिड्स एक्चुअली बहुत रेयरली फाउंड होते हैं, बहुत ही कम ऐसे एसिड होते हैं जो कि अपने चारों H+ को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसके अंदर मेनली 1 या 2 ही एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं H4SiO4, ये सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, H4SiO4 ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसको सिलिसिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है H4P2O7। H4P2O7 जो है बच्चों, ये होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H4P2O7, चाहे तो H4SiO4 का आप समझने के लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, ताकि तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। इसका 4 स्टेप आयोनाइजेशन होगा, आप खुद करके देखिएगा, इजीली आप खुद भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फर्स्ट H4SiO4, सिलिसिस एसिड जो है, सिलिकिक या सिलिसिस जो भी आप बोले, ठीक है, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे वैसा बोल लिया करो। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर अपन इसका स्ट्रक्चर देखें तो SiOH, OH, OH और OH। कोई भी कंफ्यूजन हो काउंट करके देख लो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। सिलिकॉन कितना है? 1। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एकदम कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं भी रहता है तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी हायर क्लासेस में आएंगी। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए कि टेट्रा के, ट्राई के, डाई और मोनो, इन सब के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ओवर। तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि एसिड जो हैं, एसिड्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब हमने ये चीज़ सीखी बच्चों कि पहला तो था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उनका डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको करना बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, और लास्ट पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है? हमने ये पढ़ा कि कितने हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन वो करेगा। हमने उनके बारे में देखा कि मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक एंड टेट्राबेसिक। स्टेप्स ऑफ आयनाइजेशन आप एक बार खुद भी करके देख सकते हैं, नहीं हो तो वीडियो को वापस रिवर्स करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट अब जो टॉपिक है उसके बारे में हम ये हैं कि मैंने तुम्हें शुरुआत में जब स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि हम एसिड्स को यूजुअली हमारी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अब कहाँ यूज़ करते हैं? बच्चों को ये भी बहुत डाउट होता है कि मैम हम यूज़ कहाँ करेंगे उनको डेली रूटीन में। भाई मैंने ये चीज़ बताई थी, तुम साइट्रस फ्रूट्स खाते हो, ऑरेंजेस तुमने खाए, लेमन तुमने खाए, घर में भी हम यूजुअली सुन ही लेते हैं कि कर्ड है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, लेमन्स वगैरह में साइट्रिक एसिड खट्टा होता है, उसके अंदर अच्छी स्किन को ग्लो करने की प्रोफिशिएंसी होती है उसके अंदर। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि एसिड और बेस हमारे कहाँ कहाँ हमारे। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारी डेली रूटीन में जो यूजेस हैं एसिड के वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म में हम इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार नेशनल साइंस ओलंपियाड में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें और ध्यान रखें, सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न करें। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट लिखें एग्जाम्पल ऑफ important acids, example of important acids and their uses.
ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम सीरियल नंबर, नेक्स्ट लिखेंगे हम नेम ऑफ एसिड, कौन सा एसिड हम यूज कर रहे हैं, नेम ऑफ एसिड, ठीक है, और इसके यूजेस हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ पर काम आ रहा है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम यूजेस एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे क्या, सीरियल नंबर। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोनिक एसिड के बारे में। सबसे इजी, बहुत बार मैं तुम्हें इस लेक्चर में बता भी चुकी हूँ कि कार्बोनिक एसिड हमारे कहाँ काम आता है। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है इसका यूज है सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो हम लिख सकते हैं यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री। टैनिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है, यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री। टैनिंग का मतलब पता है, टैनिंग का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करना। जैसे मान लीजिए लेदर है, ठीक है, अब एनिमल लेदर है, हमने ऑब्टेन किया, अब वो थोड़े टाइम बाद, एक्चुअली वो क्या है, एनिमल फाइबर है, ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक में आपको पढ़ाएंगे इस चीज़ का कि एनिमल फाइबर में बहुत जल्दी कोई भी मौत लगने की, या फिर ये देख सकते हैं कि वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, वॉर्म्स वगैरह की वजह से। तो लेदर भी क्या है, एक तरीके से एनिमल से ऑब्टेन होने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप देखते हैं लेदर के हम कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वॉलेट्स आते हैं, शूज़ आते हैं, जैकेट्स आती हैं, ठीक है ना। तो इनके ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम किसका एडिशन कर देते हैं उसमें, कार्बोनिक एसिड का। तो टैनिंग का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो, मेनली ये लेदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सके और काफ़ी टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का मतलब देखो, हमने नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा था, बताओ भाई क्या था, HNO3। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, नाइट्रोजन। तुमने पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन का अमाउंट अगर उनके अंदर कम हो जाता है तो हमने ये भी पढ़ा है कि सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है, सॉइल ख़राब हो जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, बायो में आप अच्छे से पढ़ते हो, फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ताकि हमारा जो सॉइल है वो फर्टिलिटी अपनी मेंटेन करके रखे और प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो, अच्छी तरीके से हो, ठीक है। तो मेनली जो नाइट्रिक एसिड है उसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स में। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स में भी ऐसा नहीं है कि सारे ही फर्टिलाइजर्स में डाल देंगे, ठीक है, तो कुछ फर्टिलाइजर्स में इसका अमाउंट ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप लिख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसको डाई अमोनियम फॉस्फेट को शॉर्ट में DAP भी बोला जाता है। यूजुअली अगर आपके घर में अच्छा खासा गार्डन है तो आपने सुना भी होगा, हम हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम मैं आपको बता देती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बच्चों, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो हमारी कार की बैटरीज में प्रेजेंट होता है। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं यूज्ड इन कार बैटरीज
ठीक है, यूज्ड इन कार बैटरीज, इसको हम पेंट्स में भी इसका हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है, पेंट्स में इसका हम यूज करते हैं, ड्रग्स में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, और इसको एज अ एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है कई जगहों पे। जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन का आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आयरन में रस्ट बहुत इजीली लग जाता है, ठीक है, तो उसके रस्ट को रिमूव करने के लिए भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसको भी हम एंटी रस्ट पेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पर रस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है उस पर बहुत ज़्यादा रस्ट हो गया है, अब रस्ट को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो फॉस्फोरिक एसिड को एज अ एंटी रस्ट पेंट भी यूज किया जाता है। तो आप लिखेंगे यूज्ड इन एंटी रस्ट पेंट्स एंड इन फर्टिलाइजर्स में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली फॉस्फोरस इसके अंदर प्रेजेंट है, फॉस्फोरस का भी अमाउंट होना चाहिए हमारे सॉइल में। अगर सॉइल में फॉस्फोरस का अमाउंट नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको फर्टिलाइजर्स की तरह भी काम में लेते हैं। लास्ट पढ़ते हैं हम किसके बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जाना माना एसिड, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। बताओ कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी में एज अ गैस्ट्रिक जूस ये प्रेजेंट होता है। हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है वो HCl होने की वजह से ही होता है। हाइपर सिक्रीशन अगर इसका हो जाता है तो एसिडिटी जो बोलते हैं हम कि एसिडिटी हो गई, तो वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। तो ऐसा मेंशन भी कर सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में होता है, मेंशन कर ले स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ही बारे में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो टॉयलेट क्लीनर्स में यूज होता है। जैसे आजकल जो प्रोडक्ट्स आते हैं हार्पिक वगैरह है, हार्पिक, डोमेक्स, इनमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल करने में ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि यूज्ड इन टॉयलेट क्लीनर्स, ब्रैकेट में हार्पिक भी लिख लें ताकि कभी भूले ना, टॉयलेट क्लीनर्स हार्पिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूजेस के बारे में पढ़ा और हमने ये चीज़ देखी कि कार्बोनिक एसिड जो है वो आपके कोल्ड ड्रिंक्स में काम आता है। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड जो है वो आपके फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इनमें काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस किस में, पेंट्स में, ड्रग्स में, कार की बैटरी में। कार की बैटरी के बारे में सुना होगा तुमने, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, वो यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फोरिक एसिड इज एंटी रस्ट पेंट्स एंड इन फर्टिलाइजर्स। और लास्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस की तरह स्टमक में प्रेजेंट होता है डाइजेशन के लिए और यूज़ होता है टॉयलेट क्लीनर्स में, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि बेसिसिटी क्या होती है, उसके अंदर 4 हमने कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया, मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक एंड टेट्राबेसिक। और किस बेसिस पे डिवाइड किया, ऑन द डोनेशन ऑफ H+ आयन, और ये बोल सकते हैं कि कितने हाइड्रोनियम आयन का वो फॉर्मेशन करेगा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा यूजेस के बारे में। थैंक यू।